हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज तो हम थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं। यूपीएससी सीसेट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसके जो संपूर्ण विषय हैं उसकी एक सूची मैं आपको देने वाला हूं, उन टॉपिक्स के लिस्ट की, ताकि आप जब भी प्रिपेयर करें तो आपकी तैयारी स्क्यूड ना हो, बैलेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि आप 3 4 5 टॉपिक पकड़ लें और उन्हीं के सवाल बनाते जा रहे हैं। तो आप एक पेन पेपर में ना सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब कोशिश कीजिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो मार्क कर दें कि आज मैंने ये टॉपिक प्रैक्टिस किया, आज मैंने दूसरा टॉपिक प्रैक्टिस किया, है ना। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड तैयारी आप कर पाएंगे। उसके अलावा जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए, तो सी सैट को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोले तो जो नंबर, अनुपात, मिश्रण, कैलकुलेशन, मैथ्स के जितने फॉर्मूले होते हैं उन सभी से रिलेटेड होती है। इसमें कांस्टेंट प्रैक्टिस लगती है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, मिश्रण वाला पार्ट हो गया, वो सब। वहीं पे लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपके लॉजिक को टेस्ट करता है, जो कि आपके इमेजिनेशन को टेस्ट करता है। इसमें ये टेस्ट होता है कि आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको अगर दे दी जाए तो क्या आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके अलावा पैराग्राफ एंड पैसेज वाला जो है वो भी होता है, परंतु मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पैराग्राफ और पैसेज जब आप इतने सालों से पढ़ते आए हैं तो वो आसानी से कर ही लेंगे। उसके अलावा आप जो भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, उससे भी आप उसमें एडिटोरियल पढ़ते होंगे, तो पैसेज एंड पैराग्राफ मेरे हिसाब से आप इतनी एबिलिटी तो हो गई होगी आप लोगों में कि सॉल्व कर लें। ये वाले जो 2 पार्ट हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो उन्हीं को हमने बाइफरकेट किया। आगे बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो हो गया। उसके अलावा पावर वाला, एक्सपोनेंट वाले जो पार्ट हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा कोई एक नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया, मान लीजिए 25 × 24 × 23 × 21 एंड सो ऑन, 15 तक दे दिया, और बोला कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे आखिरी में। तो ये सारे सवाल जो होते हैं ये नंबर सिस्टम के पार्ट आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे रहा हूँ मैं। एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। ठीक है, अनुपात वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होता है। ठीक है, ये तो बहुत सारे रेंजेस हैं नंबर सिस्टम में, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ये बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ होती है। औसत उतना ही इंपॉर्टेंट है और कम वेराइटी होती है उसमें। ठीक है, तो ये अच्छा एक, अगर इसको अच्छा कर ले तो क्वांट भी अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, इसको भी करना तो ज़रूरी है। रेशियो एंड परसेंटेज, ठीक है, अनुपात और प्रतिशत, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी सवाल आते हैं कई। ठीक है, परसेंटेज से डायरेक्ट नहीं आते, परसेंटेज से किसी न किसी में किसी और टॉपिक से मिक्स होकर के आते हैं, जैसे मिक्सचर में आ जाएगा, या कहीं पे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है कि परसेंटेज में डायरेक्ट क्या ही पूछेंगे, लेकिन रेशियो के सवाल आते हैं। ठीक है, ये भी कभी बार मिक्स करके आता है दूसरे टॉपिक से, कभी कभार इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक्स हैं सारे, है ना। फिर मिक्सचर और मिश्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 स्टार बना देता हूँ इसके लिए। वैसे यूपीएससी में मिक्सचर्स बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है, मतलब अगर ऐसे तो इम्पोर्टेंट है, परंतु 1 स्टार ही लीजिए इसको। देखिए, इसमें यह है कि दूध और पानी मिला दिया वाले जो सवाल होते हैं ना, कि इस प्रपोर्शन में मिला दिया, तो आप बताइए कितना दूध और कितना पानी, पहले इतना था अब इतना हो गया, टाइप से। तो ये मिश्रण वाले जो सवाल है, बहुत ज़्यादा आई विल नॉट गिव वेटेज टू इट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, इसको भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, इससे सवाल आएंगे 1 2 सवाल आ गए तो आ गए, वो भी 2 3 साल में एक बार आ गए तो वाली बात होती है। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और बहुत बार आते हैं, और 1 2 सवाल आप इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आसान होता है, चक्रवर्ती वृद्धि ब्याज जो है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट लॉस तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस सिंपल है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते।
ठीक है, और इजीली सॉल्व हो जाता है। हमने जो इतने दिनों से सवाल कर रहे हैं तो उसमें कई सारे सवाल इन सारे टॉपिक्स में से किया होगा आपने। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके हम डालते गए, जो डे 27, 28, 29 तक शायद पहुँचे, कहीं 30 तक पहुँच गए शायद। तो उसमें देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि हमने PYQ भी सॉल्व किए उसमें, है ना। कभी किसी PSC का एग्ज़ाम ले लिया तो PSC के भी प्लेलिस्ट है, MPPSC के, UPPSC का। तो जब हम सारे एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। UPSC की भी प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं PYQ की। LCM HCF मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत बढ़िया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे सवाल आता ही है, आएगा ही, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत सिंपल और बहुत आसान, और एक सवाल इससे भी आएगा मान के चलिए, है ना। और कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें भी। मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम में कौन सवाल आएगा। 3 जो सर्कल्स का वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन होता है वो वाला, कुछ 2-3 दिन पहले हमने इस पर भी वीडियो डाला है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज वही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह आ जाता है, नहीं तो फिर सॉरी वो तो APGP में आएगा। मिसिंग नंबर वाला जो रहता है, वैसे ये LR वाला पार्ट होना था, लॉजिकल रीजनिंग में आना था ये। जैसे कि 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 8 है, फिर अगला नंबर क्या होगा, इस तरीके से पूछ दिया जाए। 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, तो 4 का गैप करके करेंगे तो 12 आंसर होगा। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी सवाल आते ही हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल को एग्ज़ाम हॉल में 1 से 1.5 मिनट ही देना है। अगर क्लिक करना होगा तो उस समय कर जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में सारे सवाल बनाने के बाद फिर वापस आना है इस पर, ठीक है। कैलेंडर आधा स्टार दूंगा इसको, 1 स्टार ले लीजिए चलिए। कैलेंडर से भी एक सवाल कभी 2-3 साल में एक बार आ जाए वाला, तो वो हिसाब चलता है कैलेंडर का, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन इससे सवाल ऐसे बहुत भर भर के आते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। UPSC में आते हैं शुरू शुरू के ईयर्स जो है ना, 2015, 16 वगैरह, वो सब में आते थे, अब कम हो गए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। इसमें बेसिकली आपके बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना, पाई चार्ट्स के थ्रू करना, ठीक है। और ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो अपने अंदर 3 सवाल लेके आएगा कि इस डेटा के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। तो ये लास्ट में बनाने वाली चीज़ होती है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लगता है और गड़बड़ हो गई तो पूरा मोरल डाउन हो जाता है ना। तो ये आखिरी में भी आप भी जब तैयारी करेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत हार्ड ऐसा कुछ होता नहीं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही काम होता है उसमें, फिगर को देख के, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ होता नहीं है। क्लॉक्स पे भी बहुत कम सवाल आते हैं UPSC में। ये कैलेंडर और क्लॉक स्टेट PCS में कंपेरेटिवली काफ़ी आते हैं, UPSC में उतने नहीं आते हैं कैलेंडर एंड क्लॉक्स उतने। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एक आध सवाल पक्का मान के चलिए, अगले साल के पेपर में पक्का आ रहा है टाइम एंड वर्क। पाइप्स एंड सिस्टम्स के मुझे सवाल दिखे नहीं है UPSC में, बट हमने एक प्रैक्टिस सवाल एक आध कर दिए, एक आध नहीं 3 सवाल, एक वीडियो ही पूरा बना दिया पाइप्स एंड सिस्टम्स पे, क्योंकि टाइम एंड वर्क के सवाल कई सालों से आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही पाइप एंड सिस्टम्स का भी है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स जिनको नहीं पता उनको बता दें कि एक टंकी होती है, उसमें अगर मल्टीपल पाइप्स खोल दिए जाए, कोई फिल पाइप्स बोलते हैं, जो पानी भरते हैं उनको फिल पाइप्स बोलते हैं, और जो पानी बाहर निकालते हैं उनको ड्रेन पाइप्स बोलते हैं। तो या टंकी में कई बार ऐसा होता है कि छेद हो गया, तो पानी निकल रहा है, तो किसी रेट से पानी निकल रहा है, किसी रेट से पानी आ रहा है, तो कितनी देर में टंकी पूरी भर जाएगी, इस तरीके के सवाल पाइप्स एंड सिस्टम्स में आते हैं। टाइम एंड वर्क से ही जैसे ही है, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, और आपको बहुत इजीली नंबर दे देगा अगर आपका लीनियर इक्वेशन अच्छा है ना। लीनियर इक्वेशन अच्छा है तो आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स कभी गलत नहीं होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है ना, सिंपल होता है, आसान होता है। शेप्स एंड डायग्राम्स, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज तो UPSC में आपको हार्डली कभी दिखेगा, या तो नहीं ही दिखेगा। मेरे को नहीं लगता कि मिरर इमेज वाटर इमेज, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है UPSC में। शेप्स एंड डायग्राम्स में एक
मुझे सवाल 2015 का याद आ रहा है, आइसोहेड्रॉन वाला जो है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं वाला, लेकिन उतने नहीं आते शेप्स एंड डायग्राम्स। इसकी जगह इस तरीके के सवाल ज़्यादा आते हैं कि एक क्यूब दिया हुआ है और उसके फेसेस को पेंट कर दिया है आपने, वो लॉजिकल रीजनिंग में जा रहा हूँ आई थिंक मैं। तो इसमें सारे फेसेस को पेंट कर दिया और फिर उसके बाद 1 बाई 1 के क्यूब में इसको काट दिया है। मान लीजिए 5 बाई 5 का क्यूब था, इसको 1 बाई 1 के क्यूब्स में काट दिया। तो कितने फेसेस में 2 फेसेस कलर्ड हैं, एक फेस कलर्ड है, इस पर पूरा एक वीडियो बनाया है, सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं कि चाहे क्यूब का हो कितने भी फेसेस हों सबके फॉर्मूले, और क्यूबॉइड हो उसके भी कितने फेसेस हों और कितने भी फॉर्मूले, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, अभी तक ये वाला आ रहा है। बाकी ऐसे तो शेप्स एंड डायग्राम्स में से उतना कुछ नहीं आता। ये मिरर इमेज और वाटर इमेज तो ना के नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, शेप्स में जो मैंने ये क्वेश्चन बताया कि क्यूब या क्यूबॉइड को कलर कर दिया और उसको 1 बाई 1 के छोटी छोटी क्यूब्स में काट रहे हैं, ये बहुत बार आया है और ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पिछले साल के पेपर में तो भाई पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही भर दिया था। मतलब सवाल, आपने सीसैट की परीक्षा ली थी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ली थी, मैं तो आधा समझ ही नहीं पा रहा था। इतने सवाल नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई थिंक दो के तो बहुत बहुत सवाल थे। हो सकता है कि 2024 में थोड़ा सा इसका वेटेज कम करे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आ गया था। ये तो अरेंजमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना, कि कितने, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिए हुए हैं ABCDE, इससे कितने यूनिक वर्ड्स विथ रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन आप बना सकते हैं, है ना। तीन लेटर्स के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इस तरीके के सवाल परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में आते हैं। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करता है, ABBA ये दोनों अलग होते हैं, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है अरेंजमेंट। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, AB है और इसमें भी AB है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वो मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन ऑर्डर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। इस पे भी बहुत सिंपल सवाल आते हैं, है ना, कोई बहुत डिटेल में नहीं जाता है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल प्रोबेबिलिटी में आते हैं। प्रोबेबिलिटी के साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, मीन मीडियन मोड। ये भी अगर आ गया तो आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये भी डिस्कस्ड है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा, नहीं तो किसी स्टेट PCS के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा मीन मीडियन मोड। हमने ये भी प्रैक्टिस किया तो इसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। APGP, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तो बहुत सवाल मुझे नहीं दिखते हैं, उतने सवाल नहीं देखते, लेकिन फॉर्मूला दोनों को पता होना चाहिए और AP में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। AP बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक AP बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके UPSC ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, एक है ना, फिर 3 हो गया तो 2 का गैप है, ठीक है, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, एंड सो ऑन वाले। इसके इतने वेरिएशन कर करके UPSC सवाल बनाता है ना, अलग अलग प्रकार के। AP तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, GP करें न करें। GP क्या होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन AP के सवाल अभी तो फिलहाल UPSC काफ़ी पूछता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो बड़ा बेसिक है, एक्स और वाई वाले जो हैं, 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 15, इस तरीके से जो इक्वेशंस बनते हैं कि 5 पेंसिल 4 पेन की कीमत इतनी है ना, दो पेंसिल 3 पेन की कीमत इतनी है, तो एक पेंसिल एक पेन की कीमत कितनी होगी, ये सब जो है लीनियर इक्वेशन जो है, अलजेब्रा वाला जो बीजगणित वाला पार्ट है उससे आता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है ना, आना ही चाहिए सबको, ठीक है। इसी के बेसिस पे, लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे आपका टाइम एंड वर्क भी बनेगा, बोट और स्ट्रीम वगैरह ये भी बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आता है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है। ये कंपेरेटिवली आसान होता है और इसमें कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो कॉस्ट बेनिफिट है, पढ़ना तो दोनों ही है, लेकिन इसको आप कम टाइम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि आपको देखो 66.5% नंबर लाना है। मैं भी समझता हूँ यार, मैथ्स का टीचर, मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जितना मेरे को आता है कि हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो। मैं भी समझ रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, समय कम रहता है ना, उस हिसाब से सब चीज़ करना होता है और क्वालिफाइंग है, तो
हर व्यक्ति का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ वीक पॉइंट होगा। अब देखियो, जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया टाइम एंड वर्क, अगर ये वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। लेकिन अगर मान लो कि कोई जीपी जैसा टॉपिक आपका वीक है तो वो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग है ना, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है ना, सांकेतिक भाषा, अगर किसी भाषा में स्लाइस का मीनिंग है, स्लाइस को ऐसा लिखा जाता है, तो फिर आईएएस आईपीएस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल जो आता है ये कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं आपके। देखिए, मैं इसमें रेटिंग इसमें करूं क्या, ऐसे इसमें सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक्स होते हैं, 5-7 टॉपिक ही है ना। कोडिंग डिकोडिंग देखिए बहुत आसान है, कम टाइम में ज़्यादा अगर आपको आउटपुट चाहिए कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, 1-2 सवाल तो पक्का आएगा। डायरेक्शन भी 100% मैं बता रहा हूँ आएगा, और डायरेक्शन में पक्का एक जो डिस्टेंस लगेगा तो पाइथागोरस का थ्योरम जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस हाइट का स्क्वायर है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर लिख ही देता हूँ यहाँ पे किसी कन्फ्यूजन ना हो। ये एच है, ये ए है और ये बी है ना। तो एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट पाइथागोरस थ्योरम ये भी आ जाएगा। और पाइथागोरस की ट्रिपलेट जो होती है ना, पाइथागोरस की ट्रिपलेट अगर आपको याद है, सर्च कीजिएगा अगर आपको नहीं पता पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होती है। जैसे 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, 8 15 17 ये सब ट्रिपलेट है। तो कई बार आपको डिस्टेंस जैसे दिखी हुआ ना, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, अब यहाँ पे पहुँचे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वहाँ पे ये तो 3 इंटू 2 है, 4 इंटू 2 है, तो 5 इंटू 2 होगा है ना, 10। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से थोड़ा एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम बच जाता है, इसलिए बता रहा था। चलिए अगले पे आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, ए यहाँ बैठा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है आपको कि ए के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई बैठा है, राइट हैंड साइड पे कोई बैठा है, ए के सामने कोई नहीं बैठा है ना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और उस हिसाब से बताया जाता है कि अच्छा, फिर पूछ दिया जाता है 3-4 सवाल इसमें भी आते हैं कि अच्छा बी के बाजू में कौन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, बी के राइट हैंड साइड पे कौन है, इस तरीके के सवाल आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स में। या एक और आता है सिटिंग अरेंजमेंट में तो एग्जैक्टली नहीं आएगा वो, लेकिन ये ऐसा रहता है कि ये सवाल भी 2-3 बार आया है और रिसेंटली आया है कि सामने से काउंट करूं तो एक बच्चा 17th पोजीशन पे है, तो और ए है जो 17th पोजीशन पे है, और पीछे से काउंट करूं तो 28th पोजीशन पे बी है, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं ये बता दो है ना, अगर टोटल बच्चे 50 हैं। तो इस तरीके के सवाल भी लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। इसके अलावा इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में सब बहुत कम एफर्ट में बहुत नंबर मिलेगा आपको है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, ठीक है। क्वांट को पूरा छोड़ मत दीजिएगा भाई, क्वांट में भी ठीक ठाक आप टॉपिक्स को है ना कम करके जाइएगा, एटलीस्ट 50%, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम ये सबको तो नहीं छोड़िएगा, करके जाइएगा अर्थ है ना। चलिए, इनइक्वालिटी बहुत सिंपल आता है, इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर देखिए पी की एज क्यू से बड़ी है, क्यू की एज आर से बड़ी है ना, टी सबसे छोटा है, ऐसा दे दिया जाए, तो सबसे बड़ा कौन है, इस तरीके के सवाल जो आते हैं ये इनइक्वालिटी में आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन सिंपल है, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा दे दिया जाता है और उसके हिसाब से कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 कंक्लूजन 3 कौन कौन से कंक्लूजन सही है ना। जैसे कि ऑल मैमल्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स है ना, तो ऑल कैट्स आर मैमल्स कंक्लूजन 1, ऑल कैट्स आर नॉट मैमल्स, इस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली उसका क्या है, एक सर्कुलर डायग्राम टाइप का बनता है ना, इस तरीके का, तो या इस तरीके का है ना।
तो इस तरीके के सवाल जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे देंगे उसके बेसिस पे कंक्लूजन। कॉइन एंड डाइस, तो कॉइन का तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है मुझे यूपीएससी में आता हुआ अभी तक कि कॉइन का पोजीशन, लेकिन डाइस का ज़रूर दिखता है कभी कभी। किस तरीके का दिखता है, 1 2 3 है, फिर अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है ना, फ्लिप कर दिए, 3 6 5 हो गया है ना। तो बताओ कि 1 के ऑपोजिट साइड पे कौन या 3 के ऑपोजिट साइड पे कौन है। इस तरीके के सवाल जो है डाइस पे आते हैं, ये कभी कभी आता है, तो इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 स्टार इसको भी मैं दे दूंगा। डेटा सफिशिएंसी के सवाल, डेटा सफिशिएंसी की मतलब जैसे कि इसमें दे दिया, एक सेट दे दिया आपको 24 25 27, स्टेटमेंट 1 बोल दिया कि इनमें से जो नंबर n है वो इस सेट में से बिलोंग करता है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि n जो है एक इवन नंबर है, इवन नंबर। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है n जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 22, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आपको पता चल जा रहा है कि n क्या है। सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आप बता सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है। दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत पड़ रही है आपको, या दोनों से नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों चाहिए। इवन नंबर की है तो ये पता चल गया कि ये या ये है, और इसमें n जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर। तो ये डेटा सफिशिएंसी के, तो उसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों की जरूरत है। इस तरीके के सवाल जो है सिंपल है और किया जा सकता है। ब्लड रिलेशन के सवाल, ब्लड रिलेशन भी आप जान ही रहे है ना। किसी पेंटिंग को दिखाते हुए रमन ने बोला कि ये मेरे चाचा के फूफा के ताई के बेटे के कुछ कुछ है, तो वो रमन के क्या लगेंगे, वो आर्यन के क्या लगेंगे। इस तरीके के सवाल, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है लेकिन बन जाता है, ठीक है, बढ़िया है। तो इनमें थोड़ी कम प्रैक्टिस लगेगी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं, ये सारे टॉपिक्स वैसे मोर और लेस आते ही हैं। कॉइन एंड डाइस थोड़ा कम आता है, बाकी ये तो बहुत आते ही हैं। इनइक्वालिटी भी कभी थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है तो बहुत सिंपल आता है, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन आता ही है, डाइस वाला ये तो हो गया। डेटा सफिशिएंसी भी आता ही है, ब्लड रिलेशन भी मोर और लेस आता ही है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में तो सब चीज़ करनी है। तो अब आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, अरे पढ़, पढ़ना है। अब जब भी आप कोई कोचिंग का एग्ज़ाम दो, ठीक है, या अपने से प्रैक्टिस करो, या यूपीएससी के पीवाईक्यू को ही बैठ के बनाओ 3 घंटे में, तो ये गॉज करना कौन कौन से टॉपिक आए, है ना, और आपने कौन कौन से टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि आप किस किस में टॉपिक में कंफर्टेबल हो, सबसे पहले एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन ढूंढना सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उन्हीं को बनाना, उससे कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। पहला काम ये करना। दूसरा, क्या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सवाल हर बार आता है लेकिन आप वीक हो उसमें, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसको छोड़ के नहीं जा सकते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप छोड़ के मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए आपको, है ना। जा भी सकते हैं अगर बाकी सवाल आ जाए, लेकिन किस्मत खराब हुई और सब भर दिया पिछले साल की तरफ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर सिस्टम तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ सकते, लीनियर इक्वेशन आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी के बेसिस पे टाइम एंड वर्क वाले सवाल बनते हैं और एज वाले सवाल बनते हैं। एज वाले सवाल भी हाँ याद आ गया, एक और एज वाले सवाल कि मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र के डबल है, ऐसे टाइप के सवाल, और 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से ऐसे ऐसे थी, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, ठीक है। बाय द वे आई एम नॉट मैरिड, सिर्फ एग्जांपल के लिए था आप, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीक, ये भी हो गया। तीसरा, मैं सोच रहा था कि आगे जो वीडियोस आएंगे ना, तो वीडियोस में ना जितने जितने टॉपिक्स हैं सबको थोड़ा 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 करके लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे, और आप कोचिंग्स को भी थोड़ा
गेज कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीसैट की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे, या कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी टेस्ट पेपर लेकर बना लेंगे, या कि सारे टॉपिक्स मोर और लेस कवर होने के नहीं, और कोई यूजलेस टॉपिक तो नहीं कवर हो जा रहा है ना। कोई ऐसे टॉपिक, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टॉपिक बचा होगा, हो सकता है एक आध कुछ छूट जाए तो छूट जाए, ह्यूमन एरर हो जाए, बट आई थिंक कि मैंने सारे टॉपिक जो यूपीएससी में आते हैं, स्पेसिफिकली यूपीएससी में, ठीक है, उनको बता दिया है आपको, ठीक है। तो जब करेंगे तो अच्छा एक वाइड डोमेन कवर करेंगे, अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पता करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कोई नहीं है जिसमें आप वीक हैं वो पता करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए ये था, थोड़ा आज फिलोसॉफिकल वीडियो था, थोड़ा हम पीछे हटे अपनी तैयारी से और एक बार ऑब्जर्व किया कि तैयारी कर रहे हैं तो काम की तैयारी हो रही है कि नहीं, सारे टॉपिक्स हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट टॉपिक्स तो हम कर ही रहे हैं हमारे वीडियोस में, हम क्योंकि डायरेक्टली पेपर ही ले लेते हैं तो पेपर में सारे टॉपिक्स आते हैं, तो मोर और लेस उसी प्रपोर्शन में उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, है ना। आशा करता हूँ कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जब भी आपको टाइम मिले, अभी नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसमें से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। एंड कीप स्माइलिंग, है ना, बी अ गुड ह्यूमन, बी अ गुड ह्यूमन, बी काइंड टू पीपल एंड प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। दिस इज़ माई मैसेज टू यू। फिर मुलाकात होगी कुछ दिनों में, मैं और वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।